तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प निबंध के कुछ हिस्से हैं और ये एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि हम यानी होमो सेपियंस इस ग्रह की सबसे कामयाब प्रजाति आखिर बने कैसे। एक वक्त था जब हम बहुत कम थे, मुश्किल से गुजारा करते थे, और आज तो दुनिया के हर कोने में मौजूद है। और आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम कामयाब कैसे हुए, अच्छा, बल्कि ये समझना है कि इस कामयाबी की क्या कोई कीमत थी। हाँ क्या इस तरक्की ने हमें वाकई जानवरों से बेहतर बनाया या ज्यादा खुश। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसी की तह में जाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है इंसान और जानवर की एक सीधी सी तुलना से। बिल्कुल। और सबसे पहली बात जिस पर ये सोर्स ध्यान खींचता है वो है हमारी संख्या। हाँ, हमारी आबादी। ये सोचना भी कितना अजीब है कि एक समय था जब हमारे पूर्वज गुफाओं में, जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों से डरते थे, मतलब हम एक दुर्लभ प्रजाति थे। और आज हम 8 अरब पार कर चुके हैं। हाँ, और हमारी बुद्धि को इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन सोर्स ये भी याद दिलाता है कि इस बुद्धि के अपने कुछ नुकसान भी थे। जैसे इंसान के बच्चों को बड़ा होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, वो काफी समय तक असहाय रहते हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरे जानवरों के मुकाबले ना हम ज्यादा फुर्तीले हैं और ना ही हमारे शरीर पर ठंड से बचने के लिए वो घने बाल हैं। तो एक तरह से प्रकृति ने हमें कुछ मामलों में कमजोर ही बनाया था। लेकिन हमारी तकनीकी समझ ने, कह सकते हैं, उन कमियों को पूरा कर दिया। और निबंध का तर्क यह है कि शुरुआती दौर में हमारी सारी तकनीकी कुशलता का एक ही बड़ा नतीजा निकला, अपनी आबादी बढ़ाना। बिल्कुल, अपनी आबादी बढ़ाना। और यहीं से वो सवाल उठता है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है कि आबादी तो बढ़ गई, पर क्या हम वाकई जानवरों से बेहतर हो गए हैं? क्या हम कम जानवर बने हैं? हाँ, ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। सोर्स इस पर 2 बहुत साफ बातें कहता है। पहली बात तो यह है कि हमारी जिंदगी में जन्मजात हुनर से ज्यादा सीखे हुए हुनर की अहमियत बढ़ गई है। मतलब जैसे एक चिड़िया को घोंसला बनाना सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, वो उसके अंदर पहले से है, लेकिन एक इंसान को घर बनाना सीखना पड़ता है, उसे पढ़ाना लिखाना पड़ता है। और दूसरी बात यह कि हम अपनी अंदरूनी भावनाओं या कहिए सहज प्रवृत्तियों पर जानवरों से कहीं ज्यादा काबू रख सकते हैं। जैसे हम गुस्से या भूख के आवेग में बहने के बजाय सोच समझ कर कदम उठाते हैं। हाँ, ज्यादातर समय तो इन 2 मामलों में तो हम कह सकते हैं कि जानवरों से कम जानवर हुए। लेकिन क्या ये सच में हमेशा होता है? आज भी तो लोग गुस्से में या आवेग में आके बहुत कुछ कर जाते हैं। क्या सोर्स ये मानता है कि ये काबू पूरा है या बस पहले से थोड़ा बेहतर है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये काबू बिल्कुल भी पूरा नहीं है। सोर्स का तर्क सिर्फ ये है कि ये क्षमता हमारे अंदर जानवरों से ज्यादा है। अच्छा, हम उस पर अमल करें या ना करें वो एक अलग बात है। लेकिन यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। जब बात खुशी की आती है तो लेखक को इस बात पर शक है कि हमने कोई भी तरक्की की है। तो ये तरक्की का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, हमारा दिमाग जो हमें जानवरों से अलग करता है, हमें आने वाले खतरों से तो बचाता है, लेकिन उसकी कीमत हम आज की शांति और खुशी से चुकाते हैं। बिल्कुल। एक तरह से हम उन मुसीबतों से भी डरते हैं जो कभी होती ही नहीं है। सही बात है। निबंध में पक्षियों का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। सर्दियों में कई पक्षी भूख से मर जाते हैं, लेकिन जब तक सर्दी नहीं आती, गर्मियों में वो पूरी तरह से बेफिक्र होकर गाते और उड़ते हैं। उन्हें आने वाली मुसीबत का कोई अंदाजा नहीं होता। कोई अंदाजा नहीं। इसके उलट इंसान अपनी दूरदर्शिता से शायद ठंड के लिए इंतजाम कर ले और भूखा ना मरे, लेकिन वो गर्मियों में भी सर्दियों की चिंता में डूबा रहेगा। यानी कि सिर्फ उन मुसीबतों से परेशान नहीं होते जो हम पर असल में आती हैं, बल्कि उन सभी मुसीबतों से भी परेशान होते हैं जिनके आने का हमें डर होता है। हाँ, सोच तो मजाक में यहाँ तक कहता है कि उसे पक्का यकीन नहीं है कि एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी उन चूहों से ज्यादा खुश है जो उसकी मेज से गिरे हुए टुकड़े खा के मस्त रहते हैं। और ये विरोधाभास सिर्फ चिंता तक ही नहीं है, आनंद के मामले में भी है। अच्छा, वो कैसे? हमारी बुद्धि ने हमें जानवरों से कहीं ज्यादा तरह के आनंद दिए हैं, जैसे संगीत सुनना, कविता पढ़ना, विज्ञान के रहस्य सुलझाना या फिर फुटबॉल का मैच देखना। हाँ, ये सब चीजें जानवरों के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इसी बुद्धि ने हमें एक और चीज दी है, बोरियत। एक जानवर शायद ही कभी बोर होता है जब तक कि वो बीमार ना हो, लेकिन इंसानों के लिए बोरियत एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बचने के लिए हम लगातार कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। तो शायद हमारी खूबी ये नहीं है कि हमारे पास ज्यादा आनंद है, बल्कि ये है कि हमारे पास ज्यादा तरह के आनंद हैं और उतनी ही तरह की बोरियत भी है। बिल्कुल। तो खुशी का हिसाब किताब तो बहुत उलझा हुआ है। शायद ये हमारी तरक्की को नापने का सही पैमाना ही नहीं है। तो फिर क्या है? अगर खुशी नहीं, तो वो क्या चीजें हैं जिन्होंने इंसान को वाकई आगे बढ़ाया? और यहीं पर सोर्स हमें एक दूसरे रास्ते पर ले जाता है। वो ठोस, असल विचार और आविष्कार
जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, भले ही वे हमें ज्यादा खुश ना बना पाए हों। और जो बात हैरान करने वाली है वो ये कि हमारी तरक्की के सबसे बड़े कदम तब उठाए गए जब इतिहास लिखा भी नहीं जाता था। हाँ, ये ऐसे आविष्कार थे जो बहुत धीरे धीरे हजारों सालों में विकसित हुए, क्योंकि उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लिखने की कला नहीं थी। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बुनियादी आइडिया है भाषा। बिल्कुल। हम नहीं जानते कि ये कब और कैसे शुरू हुई, लेकिन इसके बिना ज्ञान को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। और इसके बाद आता है आग पर काबू पाना। ये इंसान के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था। आग के बारे में सोचना भी कमाल है। आज हम उसे बस एक बटन से जला लेते हैं, लेकिन उस पहले इंसान के लिए जिसने इसे काबू करना सीखा होगा, वो तो किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। अंधेरी रात में रोशनी, जंगली जानवरों से सुरक्षा और गर्म खाना, एक ही खोज ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। और खाना पकाने की खोज तो शायद एक मजेदार हादसा थी। हाँ, निबंध में एक कल्पना की गई है कि शायद किसी बच्चे ने खेलते खेलते मांस का एक टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा। अच्छा। जब उसके बड़ों ने उसे डांटा तो उसने रोते रोते वही जला हुआ टुकड़ा मुंह में डाल लिया होगा और पाया होगा कि अरे ये तो कच्चे मांस से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह, तो दुनिया का सबसे बड़ा कुलिनरी इन्वेंशन एक बच्चे की गलती थी। ये तो कमाल की कहानी है। हो सकता है, मतलब हमारे पूर्वज शायद सालों तक कच्चा मांस ही खाते रहते अगर कोई बच्चा शैतानी ना करता। शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। खैर, अगला बड़ा कदम था जानवरों को पालतू बनाना, खासकर गायें और भेड़। हाँ, इन जानवरों ने इंसान की जिंदगी बदल दी। अब भोजन का इंतजाम ज्यादा नियमित और सुरक्षित हो गया था। और यहाँ सोर्स एक बहुत ही अनोखी थ्योरी के बारे में बताता है कि शायद जानवर पालने का संबंध धर्म से था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह थ्योरी बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह का धार्मिक नेचुरल सिलेक्शन है। धार्मिक नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, सोचिए, दो कबीले हैं। एक कबीला खूंखार शेरों की पूजा करता है और दूसरा सीधी सादी गायों की। ठीक है। जब अकाल पड़ता है तो शेर पूजने वालों को कोई फायदा नहीं होता, शेर उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन गाय पूजने वाला कबीला, क्योंकि गाय उनके लिए पवित्र है, उसे मुश्किल वक्त में भी मारता नहीं बल्कि बचा कर रखता है, और वही गाय उन्हें दूध देकर जिंदा रखती है। तो आखिरकार गाय की पूजा करने वाला कबीला बच जाता है और तरक्की करता है। बिल्कुल। वाह, मतलब एक विचार ने असल में जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर को पालना नहीं था, बल्कि सही जानवर को पूजने का विचार ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। और इसके बाद वो आविष्कार हुआ जो शायद इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, खेती। कृषि ने इंसान को शिकारी और घुमंतू जीवन से निकालकर एक जगह बसना सिखाया। इसी से गांव और फिर शहर बने। लेकिन यहाँ भी एक स्या पहलू है। सोर्स बताता है कि खेती से जुड़े शुरुआती धार्मिक रिवाज बहुत क्रूर थे। हाँ, और ये जानना बहुत परेशान करने वाला है। ऐसा लगता है कि जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो अनुष्ठान होते थे, उनमें अक्सर इंसानी बलि, यहाँ तक कि नर भक्षण भी शामिल था। क्या? मोलोक नाम के एक देवता का जिक्र आता है, जिसे अच्छी फसल के लिए बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। एक मिनट, ये तो बहुत भयानक बात है। मोलोक कौन था? मतलब फसल उगाने जैसी जीवन देने वाली खोज के लिए लोग अपने बच्चों की बलि दे रहे थे। ये विरोधाभास तो दिमाग को सुन्न कर देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रगति का रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा और विरोधाभासों से भरा रहा है। एक तरफ हम प्रकृति से भोजन उगाना सीख रहे थे, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और दूसरी तरफ उसी के लिए सबसे क्रूर काम कर रहे थे। हाँ। और प्रागैतिहासिक खोजों की इस लिस्ट में आखिरी और सबसे जरूरी चीज है लिखने की कला। इसके बिना तो शायद हम आज ये बातचीत भी नहीं कर रहे होते। सही कहा, लिखना इतिहास की पहली शर्त है। इसके बिना जो कुछ भी होता वो या तो भुला दिया जाता या फिर लोक कथाओं और किंवदंतियों में बदल जाता, जिसकी कोई अब प्रामाणिकता नहीं होती। इसका विकास भी बहुत धीरे धीरे हुआ होगा। हाँ, शायद पहले सिर्फ तस्वीरों से संदेश दिए जाते थे, फिर धीरे धीरे उन तस्वीरों ने अक्षरों का रूप लिया और आखिर में वर्णमाला बनी। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। तो इन सब के बाद भाषा, आग, खेती, लिखना, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, तो क्या इन सब आविष्कारों ने हमें एक दूसरे के प्रति बेहतर बनाया? क्या सभ्यता ने हमें ज्यादा मिलनसार बनाया? और यही इस निबंध का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे महत्वपूर्ण तर्क सामने आता है। अच्छा, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ये कैसे हो सकता है? सोर्स का तर्क है कि हम अपने झुंड या अपने समूह के अंदर तो पहले से ज्यादा मिलनसार और दयालु हुए हैं, लेकिन अपने झुंड के बाहर के लोगों के लिए हम आज भी उतने ही क्रूर हो सकते हैं जितना कोई जानवर होता है।
इसे थोड़ा और समझाइए। एक उदाहरण दिया गया है। रॉबिन नाम की एक चिड़िया होती है जो अपने ही झुंड के बूढ़े पक्षियों को चोंच मार मार के मार डालती है। हाँ। लेकिन इंसान जैसे कि ब्रिटेन के लोग अपने समाज के बूढ़े लोगों को पेंशन देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इस मामले में हम अपने समूह के अंदर जानवरों से कहीं ज्यादा मानवीय हैं। लेकिन जब बात अपने झुंड के बाहर के लोगों की आती है तो हमारा रवैया बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल। तब हमारी वही बुद्धि और वही आविष्कार हमें दूसरों पर हमला करने, उन्हें खत्म करने के और भी भयानक तरीके सिखाते हैं। इतिहास गवाह है, हम अपने देश, अपने धर्म या अपने जाति के लोगों के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन दूसरे देश, धर्म या जाति के लोगों की जान लेने में भी हमें देर नहीं लगती। हमारी नैतिकता हमारे अपने समूह तक ही सीमित रह जाती है। ये बात तो आज भी दिखती है ना। सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप या अपनी विचारधारा के लोगों के लिए हम बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप के लिए वही हम कितने क्रूर हो सकते हैं। हाँ। तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी ने इस झुंड वाली मानसिकता को और भी खतरनाक बना दिया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। टेक्नोलॉजी ने हमारे झुंडों को ग्लोबल बना दिया है, लेकिन झुंड वाली मानसिकता शायद वही है। सोर्स इस सवाल को खुला छोड़ देता है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इंसानियत का दायरा बढ़ेगा? क्या हम अपने झुंड से बाहर के लोगों को भी उसी तरह देख पाएंगे जैसे हम अपनों को देखते हैं? लेखक उम्मीद तो करता है, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि इंसान की तरक्की की कहानी कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। ये विरोधाभासों से भरी हुई है। बिल्कुल। आग, खेती और लिखने जैसे विचारों ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं, लेकिन खुशी और नैतिकता के सवाल आज भी उतने ही उलझे हुए हैं। बिल्कुल। सोर्स हमें ये दिखाता है कि हर फायदे के साथ एक कीमत जुड़ी हुई है। भविष्य की योजना बनाने की काबिलियत के साथ भविष्य की चिंता का बोझ आया। ज्यादा तरह के आनंद के साथ ज्यादा बोरियत का खतरा आया। और अपने समूह के लिए ज्यादा प्यार के साथ दूसरे समूहों के लिए नफरत की संभावना भी बनी रही। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। निबंध कहता है कि लिखने की कला इतिहास की शर्त थी, क्योंकि वो ज्ञान को स्थायी रूप से दर्ज करने की इजाजत देती थी। हाँ। आज हम एक डिजिटल युग में हैं, जहां हर कोई लिख रहा है, हर कोई अपनी कहानी, अपने विचार प्रकाशित कर रहा है। तो क्या हम इतिहास के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? और अगर हाँ, तो इस नए दौर के अपने कौन से विरोधाभास होंगे?